Hey, hi everyone, welcome back to my channel Learning Outcome. And before starting with this today's video, and I'm just so thankful कि 315 subscribers हो गए हैं and I'm looking forward to more because इसी से ही credibility बनेगी and I know आपके जो juniors आएंगे वो देखेंगे okay these many subscribers are there, these many likes, these many comments, so it means this is a definitely a reliable channel to be with and आप ऐसे ही subscribe करेंगे तो मुझे भी motivation मिलेगी and कभी कभी mood off हो जाता है कि यार क्या ही फ़ायदा इतनी वीडियोस बनाने का, क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लेंगे। बट आपके जो कमेंट्स आते हैं ना, मैम वीडियो बना दो, मैम ये कर रहा है ना, मतलब यू पीपल से इट विद सो मच ट्रस्ट, अपनेपन से जब आप सब कहते हो ना कि वी वांट दिस वीडियो एंड यू आर द वन हु कैन हेल्प अस, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। एंड रात के 2:45 हो गए, इस 3:43 रात के आधी रात के पौने 4 हो गया, 3:45 कह रही, 3:45 हो गए, 3:43 हो गए एंड स्टिल द एनर्जी इज सेम एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एवरीबडी फॉर स्टेइंग टिल द लास्ट। एंड आपका लास्ट पेपर है अब, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर में भी मिलना है, तो सब्सक्राइब कर लो। फिर मुझे सब दिखता है, किसने सब्सक्राइब करा है, किसने वीडियो देखी है, किसने लाइक करा है, कितने कमेंट करा है और किसने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब दिखता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। ठीक है, अच्छे कमेंट करने हैं, लाइक करना है। और मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्या इम्प्रूव करना है, क्या करना है, राइट। सो बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का। यूनिट 2 आपका क्या नाम है? यूनिट 2 का असेसमेंट टूल्स, मतलब असेसमेंट टूल्स के ऊपर ये सारा आपका यूनिट होगा। एंड ए पार्ट का नाम है टेस्ट टाइप्स, टेस्ट की टाइप्स करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टूल, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजिबिलिटी के बारे में हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक सी इंस्ट्रक्शन है, वीडियो को पूरा देखना है बिकॉज कुछ आप स्किप कर दोगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ओरली बताती हूँ और एग्जाम्पल ऑन द स्पॉट आती है मेरे दिमाग में। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो आपको पता ही है। सब्सक्राइब किए बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले सब्सक्राइब करो। 1 2 3 कर लिया सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक किया कि नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो बिकॉज आपको पहले ही पता होता है वीडियो बिंदास आने वाली है, तो पहले ही लाइक कर दिया करो। वीडियो देखते ही लाइक आ जाना चाहिए आपका, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइप्स ऑफ टेस्ट आपके होते हैं ऐसे, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ऐसे टाइप टेस्ट क्या होते हैं? ऐसे टाइप टेस्ट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू राइट रिस्पॉन्सेज इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, अपने वर्ड शब्दों में बच्चे लिखते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिखते हैं, अपने ओपिनियन लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। और ऐसे बेस्ड टाइप आपको पता ही है लेंथी आंसर्स होते हैं। ठीक है, इनके आंसर जो होंगे वो लेंथी होंगे, लंबे लंबे आंसर होंगे, लॉन्ग होंगे। ठीक है, ये बच्चे अपने शब्दों में लिखते हैं, अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग उनकी कितनी हुई है उसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने ओपिनियन लिखते हैं और आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। अब स्कॉलर की डेफिनेशन देख लेते हैं। थॉर्नडाइक एंड हैगन इन 1977 इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि एन एसे टेस्ट इज अ टेस्ट दैट रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू कंपोज रेदर देन सिलेक्ट देयर आंसर। इसमें स्टूडेंट कंपोज करते हैं, देखो कितना अच्छा, मतलब सिंपल है और कितनी क्लियर डेफिनेशन है। कंपोज करते हैं ना कि सिलेक्ट कर रहे हैं। हम इसमें ट्रू फॉल्स नहीं कर रहे, हम इसमें एमसीक्यू का टिक मार्क नहीं कर रहे, हम इसमें डेफिनेटली कंपोज कर रहे हैं, लिख रहे हैं अपना आंसर खुद। ठीक है, फीचर देख लेते हैं। इसमें हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल आपकी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपके एनालिसिस, आपकी सिंथेसिस और इवैल्यूएशन स्किल्स आपकी इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें बच्चे का एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है, उसका अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट इसमें एक्सप्रेस कर सकता है वो। ठीक है, अपने थॉट्स को क्लियर वे में एक्सप्रेस कर सकता है। इसमें टाइम कंज्यूमिंग आंसर होता है और ग्रेड भी इसमें दिए जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा। सब्जेक्टिव एंड स्कोरिंग, इसमें सब्जेक्टिविटी का स्कोप थोड़ा रहता है, जब बच्चे को स्कोर मिलते हैं तो एग्जामिनर का भी सब्जेक्टिविटी रहता है, बायसनेस आ सकता है थोड़ा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होते हैं? ये कंसिस्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को विच आर स्पेसिफिक करेक्ट आंसर्स। ठीक है, जिसके कुछ आंसर स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, एक ही करेक्ट आंसर होंगे इसकी, लाइक मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स और मैचिंग आइटम्स, इनके एक ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं ईबल एंड फ्रिस्बी की। 1991 में इन्होंने डेफिनेशन क्या दी? ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर दोस, ये वो टेस्ट होते हैं विच
ऑल द टेस्ट आइटम्स हैव अ सिंगल करेक्ट आंसर एंड आर स्कोर्ड ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, वो टेस्ट होते हैं जिसमें एक ही करेक्ट आंसर होता है और उनके स्कोर भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिवली। मतलब गलत है तो गलत आंसर है, गलत आपको स्कोर मिलेगा, मतलब 0 मार्क मिलेगा। अगर सही है तो आपको 1 नंबर या जितना भी आपका क्राइटेरिया सेट है। मतलब इसमें अगर इसमें कोई सब्जेक्टिविटी का स्कोर है ही नहीं, सब्जेक्टिविटी का स्कोप ही खत्म हो गया। इसमें अगर आपका आंसर ठीक है तो उसको नंबर मिलेंगे मिलेंगे, आपके नंबर कोई काट ही नहीं सकता। आपको चैलेंज कर दो आप उसे, आपके नंबर ही नहीं कट सकते। ठीक है, तो आपके आंसर कोई सही है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो कि मेरा आंसर गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिकॉज उसकी एक सेट आंसर की होती है और उसके बेसिस पे आपको आंसर मिलेंगे मिलेंगे। अगर गलत है तो 0 मार्क, अगर सही है तो 1 मार्क। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, ये इजी एंड क्विक टू स्कोर होते हैं। ठीक है, इसमें स्कोर बायसनेस रिड्यूस होता है, वही मैंने बताया ना, इसमें सही है तो सही ही होगा। इसमें आपका कोई नाम, क्लास, जाति, प्रजाति आपकी नहीं देखी जाएगी, सही है तो सही है। ठीक है, सुटेबल फॉर टेस्टिंग नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें बच्चे की नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट की जा सकती है। बिकॉज अगर आप देखें, अगर आपके बीएड के भी क्वेश्चन पेपर आप देखें तो यूनिट 4 में से आपको चॉइस होती है। ठीक है, 1 2 3 4 यूनिट्स होते हैं। आपके एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, आपने एक यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब आपको हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक यूनिट परफॉर्म करना है। लेकिन जो आपका 5th यूनिट होगा वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा। उसमें क्या होगा, आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप होगी वो कोई भी यूनिट में से आ सकता है। ठीक है, वो आपको भी नहीं पता कौन से यूनिट में होगा। तो अगर आपने कोई यूनिट का पार्ट छोड़ा भी है तो भी आपको पढ़ के जाना चाहिए थोड़ा पता, क्या पता वो शॉर्ट में ही आ जाए। शॉर्ट में अगर आ जाता है तो फिर तो आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो ये फायदा होता है, नॉलेज और आपकी कॉम्प्रिहेंशन इससे चेक हो जाती है। लेकिन वो 5th टाइप आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये ध्यान रखना। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ये मैं एग्जांपल दे दी थी आपको बस। ठीक है, आपकी नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन कैसे होती है। लेकिन जो आपका यूनिट 5 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, समझ रहे हो, वो एमसीक्यू वगैरह नहीं होते। वो आपने लिखना जरूर है लेकिन वो आपकी उसमें क्या होती है, डिटेल्ड आंसर भी चेक होती है। वैसे ही ऑब्जेक्टिव वे जो टेस्ट होते हैं आपके, जो एमसीक्यू टाइप होते हैं, आप जरा स्कूल टाइम अपना याद करो, वो किसी भी चैप्टर में से आ जाते थे, बीच में से कंटेंट के आ जाते हैं। वो फन फैक्ट भी आ जाते थे जो साइड पे एसएसटी की बुक में गिवन होते थे। तो इतने डिटेल मैनर में आपको कई बार पढ़ना पड़ता था। लिमिटेड इन असेसिंग डीप अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी, यहाँ पे हम बच्चे की डीप अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी को टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट क्या होते हैं, दीज टेस्ट आर डिजाइंड विद स्पेसिफिक एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड विच ईच क्वेश्चन इज अलाइंड विद द लर्निंग आउटकम। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट क्या होते हैं, इनके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दिमाग में जो सेट कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का एक लर्निंग आउटकम होगा। हर जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसका कोई ना कोई पर्पस है। ठीक है, एक डेफिनेशन है ग्रॉनलन की 1998 में, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट फोकस ऑन मेजरिंग लर्नर अचीवमेंट इन रिलेशन टू क्लियरली डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या बोलते हैं कि जो लर्नर का ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट में फोकस होता है वो हमारा यही होता है कि लर्नर की अचीवमेंट देखना कि उसे कितने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वो मीट कर पा रहा है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, फोकस ऑन असेसिंग इंटेंडिंग लर्निंग आउटकम, हम लर्निंग आउटकम पे उसका फोकस होता है। बिकॉज हर जो क्वेश्चन होगा उसका एक लर्निंग आउटकम होगा, उसका एक पर्पस होगा। क्या वो बच्चा पर्पस को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, हम ये देखते हैं। कंटेंट वैलिडिटी भी इससे चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, स्ट्रक्चर और सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ टेस्टिंग होता है ये। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टूल या टेस्ट देख लेते हैं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और यूजिबिलिटी हम देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट या टूल क्या होता है, वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्सटेंड टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर। वैलिडिटी का मतलब ये होता है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, चलो एग्जाम्पल भी देती हूँ, बाद में देती हूँ, पहले आप जरा डेफिनेशन देखिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई टेस्ट बनाया है तो वो टेस्ट उसी के रिलेटेड है। ठीक है, अब मुझे लगता है एग्जाम्पल दे ही देना चाहिए ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इंग्लिश का पेपर बनाया तो वो इंग्लिश का पेपर आपका फिजिक्स का पेपर नहीं होना चाहिए कि उसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपकी ग्रेविटी के क्वेश्चन डाले हुए हैं, न्यूटन के लॉ के क्वेश्चन डाले हुए हैं। वो लैंग्वेज का पेपर, लैंग्वेज को उसमें यूज हो रहा है, लेकिन वो कहीं से लैंग्वेज का पेपर दिखे ना उसमें ग्रामर का कोई पार्ट है, ना उसमें ऐसे डाला क्या है, ना उसमें कोई आर्टिकल डाला है, ना उसमें कोई कॉम्प्रिहेंशन डाला है, लेकिन वो है फिजिक्स का पेपर, लेकिन उसमें लैंग्वेज का यूज है। तो बताओ उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, उसकी जीरो वैलिडिटी है। जीरो वैलिडिटी मतलब वो तो लैंग्वेज का पेपर था आपका, उसका लैंग्वेज का बेसिस पे होना चाहिए ना। इंग्लिश का पेपर है तो उसमें इंग्लिश की चीज़ें होनी चाहिए, आपकी ग्रामर होनी चाहिए, आपकी लिटरेचर होनी चाहिए, आपकी कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, अनसीन पैसेजेस होने चाहिए, जो मर्जी डालो, वोकैबुलरी डालो, डिक्शनरी के कोई वर्ड डाल दो उसमें उठा के, ठीक है, कुछ भी डाल दो।
ठीक है, नोट मेकिंग डाल दो, कुछ डाल दो, लेकिन वो लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए, ना कि फिजिक्स का मैथ्स का पेपर। ठीक है, जो पेपर जिस चीज़ के लिए बनाया गया वो वही चीज़ टेस्ट करे। अब इसमें एनास्टेसी की 1988 में डेफिनेशन दी गई है कि वैलिडिटी एज द डिग्री टू विच द टेस्ट मेजर्स अ कंस्ट्रक्ट और कंटेंट इट प्रपोजेस टू मेजर। ठीक है, इसमें डिग्री वही होनी चाहिए टेस्ट की, जो वो मेजर करना चाहता है वो एक्चुअली में वही मेजर कर रहा है। ये एनास्टेसी की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ी करेक्ट डेफिनेशन है। अब इसमें टाइप्स क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी आ जाती है। ठीक है, अब इसे डिटेल वे में कर सकते हैं तो कर लेते हैं। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि हाउ वेल द टेस्ट आइटम्स रिप्रेजेंट द एंटायर कंटेंट डोमेन ऑफ द सब्जेक्ट और स्किल। इसका मतलब ये होता है कि क्या वो कंटेंट एक्चुअली में उसी चीज़ का कंटेंट है जिस चीज़ के लिए टेस्ट बनाया गया है। ईविल की डेफिनेशन है 1972 की, कंटेंट वैलिडिटी इज एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड एंड एडिक्वेट सैम्पलिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। इसका मतलब ये है कि वो जो कंटेंट वैलिडिटी है वो वही रिप्रेजेंट कर रही है जिस ऑब्जेक्टिव या जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए हमने कंटेंट बनाया है। इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि वो सारा सिलेबस कवर कर रही है जो इस या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पूरे कर रही है वो सब्जेक्ट के, वो एक्सपर्ट के द्वारा जज करा जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपर्ट्स के द्वारा चेक करा जाना चाहिए। वो टेस्ट ये इंश्योर करे कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ साइंस टेस्ट ओनली इंक्लूड्स बायोलॉजी क्वेश्चंस बट ओमिट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, इट लैक्स कंटेंट वैलिडिटी। वही कितनी अच्छी एग्जांपल है, अगर साइंस का पेपर है उसमें सिर्फ बायोलॉजी है लेकिन उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है तो उसकी कंटेंट वैलिडिटी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, इंग्लिश का पेपर है उसमें सिर्फ ग्रामर पूछी गई है लेकिन उसमें अनसीन पैसेजेस, आपका लिटरेचर का कोई एरिया ही कवर नहीं है, तो दैट इज नॉट कंटेंट वैलिड। ठीक है, उसकी कंटेंट वैलिडिटी बहुत कम है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट और साइकोलॉजिकल ट्रेट इट क्लेम्स टू मेजर। ठीक है, अगर वो टेस्ट आपका थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट या साइकोलॉजिकल ट्रेट कवर करना चाह रहे हैं तो वो कवर करे। ठीक है, क्रॉनबैच एंड मेहल की डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन्वॉल्व्स द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इन इट इंटेंडेड टू मेजर। वही बात होगी हमारी डेफिनेशन जैसी। की पॉइंट्स हमारे यही हैं, अब्स्ट्रैक्ट ट्रेट्स लाइक इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एंग्जाइटी अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें भी कवर करे। ओके, इसमें बच्चे की ये भी चीज़ें देखी जानी चाहिए। रिक्वायर्स एम्पिरिकल एंड स्टैटिस्टिकल एविडेंस, जैसे फैक्टर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें भी देखी जानी चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन कंटेंट वैलिडिटी फॉर साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल ट्रेट। ठीक है, एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट उसमें स्ट्रॉन्गर होने चाहिए ताकि कंटेंट वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट should truly reflect all dimensions of intelligence, not just merely memory and वर्बल एबिलिटी। बिल्कुल कितनी सही एग्जाम्पल है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसमें सारी डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस कवर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मेमोरी या वर्बल एबिलिटी। वो सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बताती है। बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है जो भी आपकी चीज़ें डायमेंशंस कवर होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की या एक चीज़ की, एक टेस्ट की, वो सारी डायमेंशंस उसमें कवर होनी चाहिए। ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहती है। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी का मतलब है कि हाउ वेल अ टेस्ट को रिलेट्स विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया और आउटकम। वो अपने क्राइटेरिया को मीट कर पा रहा है या नहीं मीट कर पा रहा है। एनास्टेसी की डेफिनेशन है कि इफेक्टिवनेस ऑफ अ टेस्ट इज इन प्रिडिक्टिंग एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन स्पेसिफिक सिचुएशन। हम एक टेस्ट की इफेक्टिवनेस प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, क्या वो इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होगा एक स्पेसिफिक सिचुएशन में या नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो ये लर्नर की चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाए कि इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या होगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर ये चीज़ें भी ये टेस्ट प्रिडिक्ट कर पा रहा है ना बिल्कुल एक्यूरेटली, मतलब वो क्या है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिड है। टाइप्स क्या आ जाती है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम फ्यूचर परफॉर्मेंस, जैसे कि एक एंट्रेंस टेस्ट प्रिडिक्ट कर सकता है कॉलेज सक्सेस। जैसे आपका बीएड का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसमें टीचर एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। वो ये बताता है आपका स्कोर जितना ज़्यादा हाई आएगा वो ये बताता है कि क्या आप टीचर बनने लायक हैं या नहीं है, क्या आप बीएड करने लायक हैं या नहीं है। तो ये प्रेडिक्टिव वैलिडिटी टेस्ट होगा आपका। ठीक है, कंकरेंट वैलिडिटी ये रिलेट करता है करंट परफॉर्मेंस के साथ, कोरिलेट्स विद करंट परफॉर्मेंस। अ न्यू रीडिंग टेस्ट कंपेयर्ड विद एन एस्टेब्लिश्ड रीडिंग
रीडिंग टेस्ट, ठीक है। एक न्यू रीडिंग टेस्ट क्या कंपेयर करता है, एक एस्टेब्लिश रीडिंग टेस्ट के साथ आपको कंपेयर करता है। की पॉइंट्स देख लेते हैं। बेस्ड ऑन कोरिलेशन विद अनदर एस्टेब्लिश टेस्ट एंड रियल वर्ल्ड आउटकम। ये जो टेस्ट होते हैं आपके रियल वर्ल्ड आउटकम के साथ रिलेटेड होते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट किया जा सके। रिक्वायर्स एम्पिरिकल डाटा, इसमें डाटा का यूज होता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी 3 वैलिडिटी की। अब वही जो वैलिडिटी की मैं आपको एग्जांपल दे दी, अ मैथ्स टेस्ट शुड असेस मैथमेटिकल स्किल्स नॉट रीडिंग एबिलिटी। वही बात होगी ना, एक मैथ्स का अगर टेस्ट है तो उसमें आपके मैथमेटिकल स्किल चेक होने चाहिए, ना कि रीडिंग एबिलिटी। वहाँ पे क्वेश्चन इतने लेंदी है कि अनसीन पैसेज की तरह मैथ्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो वैलिड टेस्ट हुआ ही नहीं। फिर रिलायबिलिटी की बात करते हैं। रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर्स ओवर टाइम एंड डिफरेंट फॉर्म्स। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर ये टेस्ट में आपकी जगह 9A से 9B में भी लेके जाऊं तो बहुत सारे बच्चों के आंसर वही ठीक होंगे जैसे आपके थे, ठीक है। मतलब एक क्लासरूम, एक क्लास वाइज, एक मेंटल एज, एक क्रोनोलॉजिकल एज या एक ही पॉपुलेशन के ऊपर अगर मैं अलग अलग टाइम पे ये टेस्ट यूज करूं तो मेरे पास वही रिपीटेड आंसर आएंगे, वही रिपीटेड डाटा आएगा जो मेरे पास पिछले टेस्ट का आया था। मतलब अगर मैं टेस्ट को बार बार भी यूज करूँ ना कुछ टाइम बाद, तो उसके आंसर चेंज नहीं होंगे या उसके स्कोर्स चेंज नहीं होंगे, इतने ज़्यादा एक्सटेंट में चेंज नहीं आएगा। शायद 1-2 चेंज आ जाए, लेकिन इतना एक्सटेंट में चेंज नहीं आएगा कि वो मुझे खुद पे ही शक हो जाए टेस्ट पे कि इतना कैसे चेंज आ गया। तो जब अगर किसी भी टाइम पर आप वो टेस्ट को बार बार यूज करते हैं, फिर भी उसकी स्कोर, फिर भी उसकी रिलायबिलिटी सेम है, तो इसका मतलब वो क्या है, टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। उसकी रिलायबिलिटी बहुत हाई है, मतलब सही टेस्ट बना हुआ है, ठीक है। क्रॉकर एंड एल्जीना 1986 में क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच टेस्ट स्कोर्स आर फ्री फ्रॉम एरर्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें कोई एरर्स नहीं आते, ठीक है। इसमें अगर जितनी बार भी आप इसको टेस्ट को स्कोरिंग करो तो इसमें कोई एरर्स इतने नहीं आएंगे, 0 के बराबर एरर्स आने चाहिए। टाइप्स देख लेते हैं, टेस्ट, रीटेस्ट, इंटररेटर, ठीक है, पैरेलल फॉर्म्स, इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। देन इज एग्जाम। अब आपका इसमें डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ जो आपके रिलायबिलिटी हैं उनका डिफरेंस हम देख लेते हैं। टेस्ट, रीटेस्ट, ये क्या मेजर करता है, आपकी स्टेबिलिटी मेजर करता है ओवर टाइम, ठीक है। एग्जांपल जैसे स्टूडेंट स्कोर सिमिलरली ऑन सेम टेस्ट आफ्टर अ वीक, ठीक है। अगर एक हफ्ते बाद भी मैं उस बच्चे का टेस्ट लूँ तो उसकी क्या स्टेबिलिटी सेम आएगी, स्कोर्स बिल्कुल सिमिलर आएंगे। स्कॉलर, ठीक है, क्रॉकर एंड एल्जीना इसके स्कॉलर थे। इंटररेटर, इसका मतलब क्या, ये क्या मेजर करता है, एग्रीमेंट बिटवीन स्कोरर्स, ठीक है। स्कोरर्स के बीच में कितना एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, कितना एग्रीमेंट बन रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, 2 टीचर्स गिव सेम मार्क्स टू एन एसे, ठीक है। अगर 2 टीचर एक ही बच्चे के आंसर को चेक करें तो दोनों के आंसर सेम, दोनों टीचर्स उस आंसर को सेम स्कोरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये इंटररेटर है। मतलब एक बच्चा है, उसको अगर 2 टीचर चेक कर रहे हैं एसे को, ठीक है, वो एसे को 5 मार्क्स दे रहे हैं दोनों टीचर 8 में से, मतलब दोनों, वो बच्चे का जो ऐसे टाइप है वो इंटररेटर है, ठीक है। जो उसका आंसर है या जो टेस्ट का बेसिस है वो इंटररेटर है, ठीक है। एनास्टेसी इसके स्कॉलर हैं। पैरेलल फॉर्म्स, इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट टेस्ट फॉर्म्स, ठीक है। ये डिफरेंट टेस्ट फॉर्म में इक्विवेलेंस लेके आता है। एग्जाम्पल, 2 वर्जन ऑफ अ टेस्ट गिव सिमिलर रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं एक ही टेस्ट के 2 अलग अलग वर्जन बनाऊं तो उसके रिजल्ट दोनों सेम आएंगे। एबल एंड फ्रिस्बी इसके स्कॉलर हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंसिस्टेंसी जो अमंग टेस्ट आइटम्स है वो सेम है, ठीक है। अगर मैंने एक टेस्ट बनाया है उसके बीच में मैंने अलग अलग पैरामीटर्स बनाए हैं, जैसे लिटरेचर का, पैसेज का और ग्रामर का, तो उसके बीच में जो कंसिस्टेंसी होगी वो सेम होगी विद इन द टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चनियर आइटम्स आर ऑन एंग्जाइटी आर ऑल क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे मैं एंग्जाइटी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चनर बनाया है, तो एंग्जाइटी के ऊपर जितने भी मेरी आइटम्स होंगी वो आपस में इंटर रिलेटेड होंगी, ना कि डेविएट करेंगे एक दूसरे से। न्यूनली इसके स्कॉलर है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं रिलायबिलिटी का। अ स्टूडेंट स्कोरिंग सिमिलरली ऑन द सेम टेस्ट एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस इंडिकेट्स रिलायबिलिटी। अगर एक ही बच्चा बार बार उस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसके मार्क्स सेम आ रहे हैं, इट मीन्स द टेस्ट इज रिलायबल। यूजिबिलिटी मतलब प्रैक्टिकलिटी कितनी है उस टेस्ट की। इसकी डेफिनेशन देखने थे। यूजिबिलिटी रेफर्स टू हाउ इजी एंड प्रैक्टिकल द टेस्ट इज इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है क्या वो टेस्ट कितना ईजी है या कितना प्रैक्टिकल है, किसके बेसिस पे, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे। स्कॉलर की डेफिनेशन
डेफिनेशन है ग्रोनलन की एंड लेन इन 1990। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? यूजेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट इज प्रैक्टिकल, फीजिबल एंड एक्सेप्टेबल इन द गिवन सिचुएशन। वो टेस्ट कितना प्रैक्टिकल है, कितना फिजिबल है, कितने अच्छे से हम उसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं और कितने अच्छे से हम उसे कितना वो एक्सेप्टेबल टेस्ट है, ये बताता है उसकी प्रैक्टिकलिटी या यूजेबिलिटी कितनी है। एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? सिंप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड टाइम रिक्वायर्ड, ईज ऑफ स्कोरिंग। इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन एक तो सिंपल चाहिए कि सिंपली वो टेस्ट कंडक्ट हो जाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा महंगा ना हो वो टेस्ट, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड मतलब उसकी एक सर्टेन टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए, इतनी भी ज़्यादा नहीं कि 10 घंटे का पेपर हो जाए, नहीं, जितनी टाइम लिमिट एक्यूरेटली एक पेपर के लिए होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे का पेपर, क्यों 3 घंटे का इतना रखना है? विद इन पर्टिकुलर टाइम लिमिट रखो, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, बस बहुत है। ईज ऑफ स्कोरिंग होनी चाहिए, ठीक है। स्कोरिंग में इतनी भी डिफिकल्टी ना आए कि कोई एग्जामिनर चेक ही ना करना चाहिए उसको, ठीक है। एक ही टेस्ट को 2-2 घंटे लग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके एक्सपेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। इसकी समरी टेबल देख लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे टाइप टेस्ट क्या होते हैं? रिक्वायर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स हम खुद लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव डीप लर्निंग और टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है? फिक्स्ड करेक्ट आंसर होता है, जैसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स। इसमें ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होती है, एफिशिएंट, लिमिटेड, डेप्थ होती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट क्या होता है? अलाइंड विद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, उसके साथ ये अलाइंड होता है। ये इंश्योर करता है कि हाँ हमारे लर्निंग आउटकम मेजर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और यूजिबिलिटी को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? मेजर वट इट इज सपोज टू मेजर। वैलिडिटी का मतलब होता है क्या वो चीज़ वही मेजर कर रही है जिसके लिए हमारा ये टेस्ट कंस्ट्रक्ट है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी और टेस्ट स्कोर सेम आ रही है सबकी, या अगर बार बार भी उस टेस्ट को एक ही बच्चा परफॉर्म करे क्या उसका स्कोरिंग सेम आ रहा है, तो ये होती है रिलायबिलिटी। एंड यूजिबिलिटी का मतलब होता है कि उसकी प्रैक्टिकलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग में कितनी है। वैलिडिटी के स्कॉलर है एनास्टेसी, रिलायबिलिटी के क्रॉशर एंड एल्जिना एंड यूजिबिलिटी के ग्रोनलन एंड लेन। विद दिस यू आर डन विद द टॉपिक ऑफ यूनिट 2 का ए पार्ट। थोड़ा लेंदी था बट येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है एंड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन को क्लिक कर लेना एंड वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना, और मुझे बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया। विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आज आपका यूनिट 2 का पूरा अपलोड हो जाएगा, कल यूनिट 3 और यूनिट 4 की वीडियोस आएंगी, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।